सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगबीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर फिर से आपके लिए हम लेकर के आए उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में आपने कंप्लीट किया था उत्तर प्रदेश का परिचय से लेकर के उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास तक। आपने 1 घंटे में पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जाकर के सबसे पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। और इससे ज़्यादा डीपली अध्ययन आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल, किसी भी संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान स्पेशल को लेकर के कोई भी कहीं भी इतना डीपली अध्ययन आपको नहीं मिलेगा। तो डीपली आप जितना अध्ययन करेंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उतना बेहतर रहेगा। शॉर्ट में तैयारी करने से आपको और शॉर्ट याद रहता है, इसलिए आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना कम याद रहेगा और उतना बेहतर आप एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। पार्ट 2 के आप जो आज पढ़ने वाले हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मात्र आपको एक छोटा सा योगदान देना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे इनकी जानकारी सभी को मिल सके और सभी बेहतर प्रिपरेशन कर पाएँ और हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी बेहतरीन टॉपिक लेकर के आते रहें। तो देखिए, मुसलमान शासक से पढ़ते हैं। तो दिल्ली का शासन आप सभी जानते हो, अर्थात 1194 ईस्वी एडी में मोहम्मद गौरी के सत्ता में आने से लेकर 1857 एडी में मुगल वंश के अंतिम प्रतिनिधि बहादुर शाह जफर तक लगभग 600 वर्षों तक मुस्लिम शासकों के अधीन रहा है। ठीक है, अब देखिए देश में मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी के साथ 1194 एडी से लेकर के 1206 एडी प्रारंभ हुआ। चूँकि उसके पुत्र नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, जिसने भारत में दास वंश की स्थापना की और अधिकारों पर कब्जा करके 1206 एडी में दिल्ली के शासन तक पहुंचा। उसने 1210 एडी तक शासन किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, सारे के सारे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर के विशेष महत्वपूर्ण है। इस दास वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश जिसे बोला जाता है, रजिया सुल्तान, ठीक है, कार्यकाल आप देख लीजिए, गयासुद्दीन बलबन थे, मोहम्मद जलालुद्दीन खिलजी अथवा खिलजी दास वंश के अंतिम सुल्तान को उखाड़ फेंका और दिल्ली के सुल्तानों का खिलजी वंश स्थापित हो गया। ठीक है, जिसने 1290 से 1320 एडी तक शासन किया। उसके बाद देखिए खिलजी वंश के बाद कौन आता है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना किसने करी, गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसके 9 सुल्तान थे। कितने सुल्तान थे, 9। तथापि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत अपने अधिकतम विस्तार पर थी। खिलजी और तुगलक साम्राज्य में वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश भी शामिल था। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्या बताइए खिलजी और तुगलक साम्राज्य में क्या उत्तर प्रदेश भी शामिल था, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश भी शामिल था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, तुगलक वंश का पतन कहाँ से और कैसे प्रारंभ हुआ। तो तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हुआ तब मलिक सरवर फिरोज तुगलक का वजीर था। उस समय को पूर्वी क्षेत्र में उस सर्क, अर्थात सर्क किसे कहा जाता है, पूर्व के राजा को की उपाधि से सम्मानित करके तैनात किया। यह उपाधि प्राप्त करने के बाद उसके उत्तराधिकारी सर्की कहलाए। ठीक है, सर्कियों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और जौनपुर में अपनी राजधानी तथा सर्की वंश की स्थापना की, जो कि 1 शताब्दी में कम समय तक रही। इस वंश के शासक अपने शासनकाल 1394 से 1479 ईडी में दिल्ली के सुल्तानों से अनवरत संघर्ष करते रहे और कन्नौज एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में उनके प्रभुत्व का जोरदार विरोध करते रहे। इस वंश को 1479 ईडी में सुल्तान बहलोल लोदी ने पराजित किया था। कब किया था, 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने पराजित किया था। अब देखिए सर्की शासकों ने कला एवं संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया। जौनपुर में एक विशेष प्रकार की वास्तुकला का विकास किया, जिसे सर्की शैली के नाम से जाना जाता है। सर्की शैली का विकास कहाँ किया, जौनपुर में सर्की शासकों ने। ठीक है, जौनपुर में और एक मस्जिद भी है जिसे क्या बोला जाता है, जौनपुर में अटाला मस्जिद, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है सर्की शासकों के द्वारा। अब इब्राहिम इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसके आधिपत्य में जौनपुर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था इब्राहिम शाह सर्की के समय। ठीक है, भारत के सिराज की उपाधि प्राप्त करने वाले मलिक को मोहम्मद जायसी भी इसी राज्य में रहते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखिए,
18 दिसंबर 1398 ईस्वी को समरकंद के अमीर तैमूर, जिन्हें तैमूरलंगिया तमेरलेन भी कहते हैं, ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को तहस नहस कर दिया, जिससे दिल्ली की सल्तनत को भारी झटका लगा और शीघ्र ही 1412 ईस्वी अर्थात एडी में दिल्ली में तुगलक वंश का अंत हो गया। उसके द्वारा दिल्ली में लूट मार का यह दौर कई दिन तक चला था। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, 1414 ईस्वी से 1526 एडी तक दिल्ली की बागडोर सैयद और लोदी राजाओं के हाथों में रही। सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान 1489 से 1517 एडी आगरा को उपराजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक है, 1517 आगरा नगर की स्थापना भी किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने करी थी। इतना आपको पता होना चाहिए। लोदी वंश का अगला शासक अर्थात इब्राहिम लोदी था, जो इस वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में उसे पराजय का सामना करना पड़ा और उसका वध कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारत में मुगल वंश की आधारशिला रखी गई थी। अब मुगल काल का शासनकाल देखते हैं। ठीक है, देखिए तो मुगल काल के दौरान समग्र भारतीय मुस्लिम शैली की वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई। एक सपने के रूप में संगमरमर से बड़े ताजमहल इस शैली का एक जीवंत या ज्वलंत उदाहरण है। इस अवधि के दौरान अनगिनत किलों और स्थानों और मस्जिदों, मकबरे और स्नान और टैंक का निर्माण किया गया, जो उनकी सुंदर और भव्य शैली के लिए जाने जाते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अयोध्या और संभल में मस्जिदों का निर्माण किया। ठीक है, लेकिन मुगल वास्तुकला मुख्य रूप से अपने दो वंश अकबर और शाहजहां से जुड़ा हुआ है। मुगल वास्तुकला अकबर के शासनकाल और शाहजहां के शासनकाल के दौरान अपनी गीतात्मक गुणवत्ता के दौरान अपनी भव्यता के आधार पर चिन्हित किया गया था। सीकरी में अर्थात फतेहपुर सीकरी, आप जानते हो फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित स्मारक और शाहजहां द्वारा आगरा दिल्ली में उनके बौद्धिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। जब तक शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं की थी, तब तक आगरा उसके पड़ोस मुगल वास्तुकला अर्थात वास्तुशिल्प गतिविधि का मुख्य केंद्र बना हुआ था। मुगल काल में उत्तर प्रदेश में निर्मित प्रमुख इमारतों में फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित, ठीक है, आप सभी जानते हो, आगरा का किला और सिकंदरा में अकबर का मकबरा के भीतर इमारत और इलाहाबाद में अकबर का किला प्रमुख है। मथुरा, वाराणसी, लखनऊ में औरंगजेब द्वारा मस्जिदों का निर्माण कराया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे। देखिए इस अवधि के दौरान गढ़वाल में चित्रकला का केंद्र भी विकसित हुआ था। मुगल वास्तुकला को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी के तहत शाहजहां के रॉयल फरमान के अनुसार संगमरमर के साथ भवनों का निर्माण किया गया। अकबर शासन के दौरान इस्तेमाल किए गए लाल रंग के स्थान पर शाहजहां द्वारा, ठीक है, अकबर के द्वारा कैसा रंग इस्तेमाल किया गया था? लाल रंग के स्थान पर शाहजहां ने क्या किया था? मुलायम रंगों के मूल्यवान संगमरमर का उपयोग अकबर और शाहजहां के विभिन्न व्यक्तियों के अनुरूप है। आगरा का किला अकबर समय में वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक बड़े पैमाने पर निर्मित यह वास्तुकला की भारतीय और मुस्लिम शैलियाँ दोनों के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद देखिए अकबर ने इलाहाबाद में एक किला भी बनाया जिसने अपने शासनकाल के दौरान आगरा किले के समान महत्व का आनंद लिया। लेकिन अकबर की सबसे महत्वपूर्ण वास्तु शिल्प परियोजना 40 किलोमीटर दूर तक अर्थात 40 किलोमीटर दूर एक नई राजधानी, जैसे कि अभी बताया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। अकबर से दूर अकबर ने यहाँ कई महलों और मंडपों का भी निर्माण किया। उनकी सुंदरता, महिमा और पूर्णता के लिए प्रसिद्ध थे। फतेहपुर सीकरी जो है या फतेहपुर सीकरी की इमारतों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, जो कि अकबर द्वारा बनवाई गई। अब देखिए पूर्व में शेख सलीम चिश्ती का आपने मकबरा भी सुना होगा और महान मस्जिद शामिल है, जबकि बाद में जोधाबाई, मरियम की कोठी, सुनहरा मकान और पंचमहल शामिल है। अकबर और शाहजहां की स्थापत्य शैलियों का एक संलयन आगरा में नूरजहां के पिता जो है एतमुद्दौला की मकबरे में पाया जाता है। ठीक है, ये उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, यह मकबरा इस अर्थ में अद्वितीय है कि यह समकालीन वास्तुकला शैली की एक नई व्याख्या देने लगता है। एक
बड़े पैमाने पर नहीं बनाया गया। इसकी वस्तु समकालीन वास्तुकला कारीगरी की सूक्ष्मता और सुगढ़ता, कृपा एवं सुंदरता को संरक्षित करता था। ठीक है, अब एक चीज़ फिर से यहाँ पे याद रखिए, अकबर और शाहजहाँ जो हैं कि स्थापत्य शैलियों का संलयन आगरा में नूरजहाँ के पिता एतमादुद्दौला की मकबरे में पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट शिखर, ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, तो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की मुगल शैली अपने शिखर पर पहुँच गई थी। किसके शासनकाल में? मुगल शैली जो है शाहजहाँ के शासनकाल में शिखर पर पहुँच गई थी। शैली और निर्माण की तकनीक से प्रभावित उचित परिवर्तनों के कारण चित्र, डिजाइन और रूपों में एक नई तरलता देखी गई या देखने को मिली। आगरा किले में भी यह बदलती शैली देखी जा सकती है। अकबर द्वारा निर्मित कई लाल बलुआ पत्थर की इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया था, संगमरमर के साथ पुनर्निर्मित किया गया था। इस संबंध में दीवाने आम इसका उदाहरण है। उसके बाद दीवाने खास से उल्लेख किया जा सकता है। नगीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, मोती मस्जिद आदि शानदार कारीगरी के कुछ बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब देखिए अवध के नवाब, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अवध के नवाब शाहजहाँ की मौत के बाद वास्तुकला के क्षेत्र में अचानक रुकावट हुई थी, लेकिन अवध के नवाबों ने भवन निर्माण की पुरानी परंपराओं में से कुछ जारी रखा। उन्होंने कई जगह मस्जिद द्वारा उद्यान या मस्जिद या द्वार या उद्यान, इमामबाड़ा बनवाए। शुरुआत में उनके द्वारा निर्मित भवन अकेले फैजाबाद तक ही सीमित थे, लेकिन बाद में उनकी वास्तुशिल्प गतिविधि के मुख्य केंद्र लखनऊ में स्थानांतरित हो गए। उनमें से प्रसिद्ध इमारतें असफ उद्दौला, इमामबाड़ा, किसर बाग में मकबरे, लाल बाबरी या बरदारी रेजिडेंसी, हुसैनबाद या हुसैनबाद इमामबाड़ा, छतर मंजिल, मोती महल, कैसर बाग पैलेस या पैलेस, दिलकुश गार्डन और सिकंदरा बाग है। इन इमारतों की शैली अव्यवस्थित और संकरी हो जाती है, लेकिन इसकी अपनी विशेष विशेषताओं जैसे कि द्वार पर मछली के रूप में सुनहरे छतरियाँ वाले गुंबद, घुमावदार हॉल, ऑर्किड मंडप, भूमिगत कच्छ और भूल भुलैया आदि हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, असफ उद्दौला द्वारा निर्मित 12 इमामबाड़ा दोनों प्रतिष्ठित और प्रबल हैं। इसका गुंबददार कच्छ शुद्ध लखनऊ शैली का विशिष्ट है और इसे दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा कच्छ माना जाता है। कुछ लोगों ने लखनऊ शैली की आलोचना की है कि वे केवल अन्य शैलियों का मिश्रण है और वास्तव में कई नवाब इमारतों पश्चिमी वास्तुकला के कच्ची नकल प्रतीत होते हैं। फिर भी भारत मुस्लिम वास्तुकला के इतिहास में उनके पास एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस शैली की कुछ इमारतें वास्तव में कला की सुंदर रचनाओं के रूप में हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान कला के लिए राज्य संरक्षण प्रदान करने की नीति में एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाया गया था। राज्य ने धार्मिक निर्माण में रुचि ली, जिससे कि मंदिरों, मस्जिदों आदि का निर्माण करना बंद हो गया, लेकिन स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों आदि जैसे धर्मनिरपेक्ष भवनों का निर्माण बड़े स्तर पर किया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, ये भवन पारंपरिक निर्माण गतिविधि में एक कट्टरपंथी परिवर्तन को निश्चित या चिन्हित करते हैं। प्रकृति में उपयोगितावादी सभी वास्तुशिल्प प्रस्तुतियों से दूर होने के कारण उन्होंने वास्तव में उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की या नए युग में एक नई शुरुआत की। महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि आपने अभी तक डीपली पढ़ा, आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। आगरा की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में करी थी, आपने अभी पढ़ा था। अब देखिए, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा, जिसे बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब आगे देखिए, मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रमुख शिक्षा का केंद्र माना जाता है? तो आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में मुगल काल में नील की खेती होती थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मुगल कालीन इतिहासकार उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था या अकबर ने कराया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता, किसने? नूरजहाँ ने अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा भी बनवाया है या बनवाया है, आप देख सकते हो जाकर के। ये
आगरा का ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास एवं मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी जालौन जिला को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों में आप सभी जानते हो बीरबल सबसे फेमस है। बीरबल कालपी से संबंध था। ठीक है, यहाँ से बीरबल का रंग महल तथा मुगल कालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए। सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखिए, 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, झांसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर तथा मेहंदी बाग आज भी विद्यमान है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अकबर में फतेहपुर सीकरी अर्थात अकबर फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। ये आपको मेन फैक्ट हैं। 1573 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। आगरा देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी जो है, सीकरी से पुनः दिल्ली राजधानी शाहजहां द्वारा परिवर्तित की गई थी। इससे पहले आगरा थी। ठीक है, उसके बाद देखिए लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे लखनऊ के, जिन्हें 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उनसे उनका पद छीन लिया था अंग्रेजों ने और ब्रिटिश साम्राज्य में लखनऊ के शासन को मिला लिया था। उसके बाद सिकंदरा, आपने सुना होगा आगरा में सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण करवाया अर्थात पूरा करवाया है। उसके बाद देखिए जौनपुर की स्थापना किसने करी है? फिरोज शाह तुगलक ने करी है। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आगरा की सिकंदर लोदी ने करी थी, अभी आपने देखा 1504 ईस्वी में, तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी है। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है? तो इल्तुतमिश ने किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? 1757 से ईस्वी प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। अब देखिए नेक्स्ट, बुंदेलखंड क्षेत्र पर मराठा राज्य स्थापित था। ठीक है, मराठा जो थे उनका राज्य स्थापित था बुंदेलखंड क्षेत्र पर। उसके बाद देखिए 1765 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसिफउद्दौला अवध का नवाब बना। अब देखिए नेक्स्ट, आसिफउद्दौला ने अंग्रेजों में फैजाबाद की संधि कब की थी? 1775 ईस्वी कर बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आसिफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण कराया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी तक आपने प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इस वीडियो में आपने सबसे पहले आधुनिक इतिहास पढ़ा, अब पढ़ेंगे आप उत्तर प्रदेश का आपने इससे पहले अभी क्या पढ़ा था? मध्यकालीन इतिहास उत्तर प्रदेश का। अब पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास संपूर्ण डिटेल में। तो 1857 से आप सभी जानते हो, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई आपकी जब से आज़ादी के लिए शुरू हुई थी वो आधुनिक इतिहास कहलाता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई थी। मेरठ से कलकत्ता के निकट स्थित बैरकपुर की 34वीं देसी सैनिक छावनी के मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी ने, ठीक है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को खुला विद्रोह कर लेफ्टिनेंट हेनरी बाग में गोली जो है चला दी और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ की देसी सेना ने नए कारतूसों को छूने से मना कर दिया, जिससे क्रुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई 1857 ईस्वी को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली थी। परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 ईस्वी को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1857 ईस्वी के इस विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड था। अब नेक्स्ट देखिए 1857 ईस्वी के इस विद्रोह ने शीघ्र अलीगढ़
बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि को स्वतंत्र कराने के लिए या कराने के बाद विद्रोही सैनिकों एवं जमींदारों ने वहां अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं। अब नेक्स्ट देखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह विस्तार इटावा, मैनपुरी या मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों एवं कस्बों तक भी हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम ने अपने अल्प वयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बना दिया, जो बहुत छोटा था। अब उसके बाद देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, मूल नाम रामचंद्र, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र, ने अपनी गनीमी कावा रणनीति, छापामार रणनीति से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को गिरफ्तार करके उन पर शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अंग्रेजों ने बहुत शोषण किया इंडिया के लोगों का और इंडिया की संपत्ति का, आप सभी जानते हो। 1857 की चिंगारी कहाँ से शुरू हुई थी, आप सभी ये भी जानते हो। बैरकपुर के 34वीं देसी सैनिक मंगल पांडे से शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे ने स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली आधुनिक उत्तर प्रदेश के इतिहास में शुरुआत की थी, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र के निवासी थे, ठीक है, जिन्होंने कलकत्ता के निकट स्थित बैरकपुर से चिंगारी को जन्म दिया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, जून 1858 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। अब देखिए नेक्स्ट 1858 ईस्वी में दिल्ली अर्थात दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया तथा प्रदेश की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। आगरा से इलाहाबाद कब स्थापित किया गया प्रदेश की राजधानी को? 1858 ईस्वी के करीब, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का आधुनिक काल के मेन फैक्ट्स जान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1861 ईस्वी में शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कहाँ की? आगरा में, ठीक है। 1861 ईस्वी में शिव दयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी, जो आप सभी जानते हो DI दयालबाग यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी में कवि वचन सुधा 1867 तक, हरिश्चंद्र मैगजीन 1872 का प्रकाशन किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है 1875 ईस्वी में स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय का वर्तमान नाम जो कि अब क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है? सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 ईस्वी में, ठीक है, अलीगढ़ में, जो कि वर्तमान नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पुराना नाम क्या था जो जब समय स्थापना की गई थी? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, जो कि कहीं न कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अर्थात मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय से संबंधित भी है। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सन 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 9 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3 बार अधिवेशन इलाहाबाद एवं लखनऊ में हुए। इलाहाबाद 1888 ईस्वी अध्यक्ष कौन रहे थे? जॉर्ज यूल। 1892 ईस्वी में कौन रहे थे अध्यक्ष? WC बनर्जी। 1910 में अध्यक्ष सर विलियम वेडर वन। लखनऊ में फिर से आप सभी देखिए 1899 में अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त। 1916 ईस्वी में अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, जो आपने नाम भी सुना है, और 1936 ईस्वी में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, ठीक है। जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे सबसे अधिक इलाहाबाद और लखनऊ में 3 बार, ये आपसे उत्तर प्रदेश में पूछा जा सकता है। अब देखिए, इलाहाबाद एवं लखनऊ के अतिरिक्त
3 अन्य शहरों उत्तर प्रदेश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। 1905 में बनारस, अध्यक्ष कौन रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1925 ईस्वी में अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू तथा 1946 ईस्वी में मेरठ में अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी, आप सभी जानते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में संपन्न हुआ था। इसी सम्मेलन में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया गया। इसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, 1918 ईस्वी में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मालवीय ने किसान सभा का गठन किया। ठीक है, 1918 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, किसने करी थी? 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना, आप सभी पढ़ते हो सुनते हो, इलाहाबाद में करी थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में दिसंबर 1925 में कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में सन 1920 से 22 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान ने किया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गांधी जी को पूना के आगा खां महल में जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में बंदी बनाकर रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब देखिए 16 अगस्त 1942 से संयुक्त प्रांत के बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जंग संघर्ष छिड़ गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश की आपने अभी तक पढ़ा उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था का एक परिचय इसी वीडियो में। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, आप सभी को इतना पता होगा और पता होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए, आपका एक एक डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिवीज़न अर्थात मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। ब्लॉक कितने हैं? आप सभी जानते हो 822 हैं। पंचायत इतनी है, ग्राम पंचायत इतनी है, विकास ब्लॉक इतने हैं। नगर निगम कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में नगर निगम कितने हैं? 17 हैं, 17 नगर निगम हैं। ठीक है, अब यूपी में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? सीट कितनी है? 80 है लोकसभा की। यूपी में राज्यसभा की सदस्य संख्या 30 है, अर्थात 1 + 31। विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 404 है। 403 + 1 मनोनीत किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, जैसे राज्यसभा में। और उसके बाद देखिए विधान परिषद के सदस्य 100 हैं, ये सामान्य सी बात है, आप सभी जानते हो। ग्राम पंचायत इतनी है। प्रथम विधानसभा कब हुई थी? 8 मार्च 1952 को हुई थी। बस ये आपको मेन फैक्ट्स याद रखने हैं। अब उत्तर प्रदेश के जितने मंडल हैं, डिवीज़न हैं, 18 डिवीज़न हैं, तो उनके बारे में कौन से डिवीज़न में कौन से ज़िले आते हैं, उन चीज़ों को आपको याद रखना है। और कौन से मुख्यालय उसका है। आगरा जो विभाग है या आगरा मंडल में, आगरा इसका मुख्यालय है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, 4 जिले आगरा मंडल में आते हैं। उसके बाद अलीगढ़ मंडल में, अलीगढ़ इसका मुख्यालय है। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, ठीक है, 4 जिले आते हैं। उसके बाद देखिए इलाहाबाद मंडल में या इलाहाबाद विभाग का मुख्यालय इलाहाबाद है, जिसके कौन कौन से ज़िले अंडर में आते हैं? इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। ये भी चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि किसी मंडल में ज़रूरी नहीं है कि उसका मुख्यालय वही हो, दूसरा भी हो सकता है उसके ज़िले में से। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़ उसका मुख्यालय है। आजमगढ़, बलिया और मऊ इसके क्षेत्र में आते हैं। बरेली मंडल में बरेली इसका मुख्यालय है। बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर इसके मंडल में आते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, बस्ती विभाग आप देख पा रहे हो। बस्ती अर्थात बस्ती मंडल में बस्ती इसका मुख्यालय है। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर इसके ज़िले में आते हैं। और देखिए क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, सारे के सारे आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, इतना ही मात्रा आपके लिए काफ़ी है। चित्रकूट मंडल में चित्रकूट इसका मुख्यालय है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ये 4 जिले आते हैं। उसके बाद देखिए देवदत्त, आपने देवपाटन आपने सुना होगा। देवपाटन मंडल में गोंडा इसका मुख्यालय है। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती इसके मंडल में आते हैं। उसके बाद देखिए फैजाबाद विभाग या फैजाबाद मंडल आपने सुना है, अयोध्या जैसे बोलते हैं फैजाबाद, ठीक है। अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, फैजाबाद और सुल्तानपुर इसके मंडल में आते हैं।
हैं। उसके बाद देखिए गोरखपुर, आप सभी जानते हो गोरखपुर मंडल में गोरखपुर इसका मुख्यालय, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज इसके मंडल में आते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट झांसी मंडल में, झांसी इसका मुख्यालय, जालौन, झांसी, ललितपुर इसके क्षेत्र में जो जिले आते हैं। अब देखिए कानपुर मंडल में, कानपुर इसका मुख्यालय है। कौन कौन से जिले, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर। उसके बाद देखिए लखनऊ मंडल में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए लखनऊ मंडल में लखनऊ जिसका मुख्यालय हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव इसके मंडल में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बस कुछ ही बचे हुए हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट से अपने टॉपिक पर चलेंगे। और इन चीज़ों को भी बारे में आपको सरसरी तौर पर पता होना चाहिए। मेरठ मंडल में, मेरठ इसका मुख्यालय, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ इसके मंडल में आते हैं। उसके बाद देखिए मिर्ज़ापुर विभाग या मिर्ज़ापुर मंडल में, मिर्ज़ापुर जिसका मुख्यालय, मिर्ज़ापुर, संत कबीर नगर, सोनभद्र इसके ज़िले में आते हैं। अब देखिए मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद इसका मुख्यालय है। कौन कौन से ज़िले, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल इसके मंडल में आते हैं। अब देखिए सहारनपुर मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, सहारनपुर जिसका मुख्यालय है, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर आते हैं। अब देखिए वाराणसी मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, जिसका वाराणसी मुख्यालय है, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी आता है। उसके बाद देखिए आप मेन फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश को भारत की आज़ादी के दौरान संयुक्त प्रांत कहा गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से पढ़ते हैं, कब, क्यों, कैसे रखा गया, जो कि मैंने उत्तर प्रदेश के पर्चे के में आपको पार्ट 1 में कंप्लीट भी करा दिया है। अब देखिए नवंबर 2000 में राज्य को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विभाजित किया गया था, जिसमें पौड़ी, गढ़वाल, अर्थात नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना दिया गया था उत्तर प्रदेश से काट करके अलग, जिसमें पौड़ी, गढ़वाल, टेहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और चंपावत आदि जिले जो है काट करके उत्तराखंड में दे दिए गए, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित थे। उसके बाद देखिए राज्य की राजधानी लखनऊ, आप सभी बेसिक सी बातें जानते हो। प्रशासनिक पद के शीर्ष पर प्रशासनिक जिला कलेक्टर या डीसी है। उन्हें 2 एडीसी द्वारा सहायता दी जाती है, या जो जिले के सामान्य और विकास पहलुओं को देखभाल करते हैं। एडीसी के साथ एसडीएम या उपमंडल मजिस्ट्रेट या अर्थात पुलिस अधीक्षक या एसपी भी हैं। ये सभी अधिकारी जिला स्तर के कार्यों और गतिविधियों के प्रभारी हैं। सभी कार्यक्रम जिला मुख्यालय से नीचे गांव के स्तर तक निकलते हैं, ठीक है, या चलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, जिले को 3 स्तरीय राज्य संरचना को पूरा करने के लिए ब्लॉक और पंचायत में बांटा गया है। ग्राम पंचायत में मूल रूप से कई गांव शामिल हैं। एक ग्राम प्रधान के अंतर्गत आते हैं, जो कि जिला परिषद जिला स्तर का गठन है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश का पूरा राज्य इलाहाबाद और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। कई जिलों में एक साथ एक डिवीजन बनाया गया है, जिसका नेतृत्व मंडल आयुक्त द्वारा किया जाता है। जिले के अधिकांश शीर्ष प्रशासनिक कार्यालय भारतीय प्रशासनिक सेवाएं IAS के अधीन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, ठीक है, सारे के सारे आपको याद रखने हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश ने नेपाल और भारतीय राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ अपनी सीमाएं साझा की हैं। यह सीमाएं साझा करता है। एकमात्र विदेशी देश जिसके साथ, अर्थात एक देश जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, तो नेपाल, याद रखिएगा, ठीक है। एकमात्र देश जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल, ठीक है। 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल। अब एक बात आपसे पूछी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो किसी राज्य से सबसे कम सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर की जो सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम सहारनपुर के हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश के लगभग आधे जिलों का अपना ऐतिहासिक महत्व है और प्रशासन ने ऐतिहासिक, धार्मिक या आर्थिक महत्व वाले स्थानों पर पर्यटकों या तीर्थयात्रियों अन्य आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में जान लीजिए। अब तो राज्य का मुखिया राज्यपाल या संवैधानिक सर्वोच्च प्राधिकरण है, कार्यात्मक प्रमुख या मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। वह बदले में राज्य के शासन के संचालन के लिए मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है। दिलचस्प बात क्या बनती है इसमें, यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, ठीक है। यह सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है, इसलिए भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है और अधिकतर प्रधानमंत्री ही उत्तर प्रदेश के ही रहे हैं। आप सभी को इतना भी पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए द्विसदनीय विधानमंडल है उत्तर प्रदेश में, द्विसदनीय विधानमंडल है। आपसे पूछा जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में कैसा विधानमंडल है, तो द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा भी और विधान परिषद है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए इसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानमंडल में ऊपरी सदन या विधान परिषद है, इसमें 100 सदस्य शामिल हैं। कितने सदस्य शामिल हैं विधान परिषद में? 100। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानमंडल का निचला सदन जिसे विधानसभा कहते हैं, इसमें 403 सीटें हैं और 1+1 एंग्लो इंडिया आप सभी को अभी बताया। उसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद अर्थात मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद साथ ही विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। 2 सदनों में 3 प्रकार के मंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री भी हैं। इन मंत्रियों को नौकरशाहों द्वारा सहायता दी जाती है। नेतृत्व पद के शीर्ष पर मुख्यमंत्री होता है। सबसे ऊपर शीर्ष पर कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, जैसे कि देश में प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। संवैधानिक ढांचा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है। 1937 से इस राज्य में एक राज्यपाल और 2 स्तरीय बाईकैमरल विधायिका है। ठीक है। निचला सदन विधानसभा कहलाता है, जबकि ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। जैसे आप सभी को ये अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखिए नेक्स्ट, संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार की अधिशासी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है। यह 5 वर्ष के द्वारा प्रत्येक राज्य में भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 35 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक राज्यपाल की नियुक्ति अर्थात राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र हो सकता है, 35 से कम का नहीं। उसका वेतन, भत्ते, शक्तियाँ, विशेषाधिकार भारत के संविधान में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, ताकि वह अपने कार्यों एवं दायित्वों को निर्वहन कर सके। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। और अन्य मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विधानसभा के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 404 सदस्य हैं या होते हैं, जिनमें से राज्यपाल द्वारा निर्मित एक एंग्लो इंडियन सदस्य भी होता है। वर्ष 1967 से पहले इसके सदस्यों की संख्या नामित एंग्लो इंडियन सदस्य सहित 431 हुआ करती थी। ठीक है। परिसीमन आयोग जैसे प्रत्येक जनगणना के उपरांत गठित किया जाता है। इसी के संस्कृति के आधार पर राज्य में अर्थात राज्य को 425 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, किंतु उत्तराखंड अलग होने के कारण कुछ सीटें उसमें चली गई और बची कितनी? 404 सीटें रह गई। ठीक है। यदि किसी कारणवश 5 वर्ष से पूर्व इसे भंग न किया जाए तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक वयस्क वोट के सिद्धांत के आधार पर इसका चुनाव होता है। अपना कार्यकाल के लिए विधानसभा के पास प्रक्रिया के निर्धारण और नियमन हेतु क्या बनाए जाते हैं? विनिमय बनाने के अधिकार होते हैं। जो भी मामले इस सदन में आते हैं उन पर बहुमत के अनुसार निर्णय लिया जाता है। ठीक है। विधानसभा में जितने बहुमत, जिस सरकार का बहुमत होगा, जिस मुख्यमंत्री के पक्ष का जितना बहुमत होगा, जितने विधानसभा में जितने विधायक चुन करके जाएंगे उतना बहुमत होता है। तो सदन का कोरम इनके कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होता है। सदन की प्रस्तुत कार्यवाही के लिए सदन का कोरम कितना होना चाहिए? सदन की कुल सदस्यों की संख्या के 1/10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, उपस्थित, तो सदन की कार्यवाही चालू की जा सकती है। उसके बाद देखिए सदन समितियां, सदन के समक्ष आने वाले विषयों की गहनता से जांच करने के लिए उनके या अनेक समितियां गठित की गई हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए, उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही। अब देखिए, अधिनियमों और संविधानों द्वारा प्रत्येक शक्तियों के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और उपनियमों का परीक्षण करती है। अब कौन कौन सी समितियां हैं, जो देखिए प्राक्कलन समिति क्या है? यह समिति सदन में प्रस्तुत किए गए प्राक्कलनों की निरीक्षण या प्राक्कलनों का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति, यह समिति राज्य के संबंध में भारत के नियंत्रण एवं महार लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है तथा यह देखती है कि जो धन खर्च किया गया है क्या वह वास्तव में उपलब्ध था या नहीं, क्या यह वास्तव में इसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है जिसके लिए सदन द्वारा तय किया गया था या जिसके लिए सदन द्वारा पारित किया गया था। जैसे बहुत सी योजनाओं के लिए सरकार बहुत बड़ी घोषणा कर देती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर घोषणा जो है वो सफल नहीं हो पाती है, तो उसकी जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति, जैसे कि आपको अभी बताया। अब उसके देखिए, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने यह स्वीकार किया कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का होना चाहिए। यह राज्य 1948 से इस परंपरा का पालन कर रहा है, जबकि लोकसभा में इसे 1967 के बाद ही अपनाया गया था। ये 1948 से और ये 1967 से। तो सबसे पहले ये समिति, लोक लेखा समिति किस राज्य में थी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले काम कर रही है। ठीक है। सबसे अधिक उपक्रम एवं निगम समिति, इसका गठन राज्य में अब अनेक सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के बाद अभी हाल ही में किया गया है। सार्वजनिक उपक्रमों की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने तथा उनकी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए
अर्थात ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए उनके कार्य का संचालन का परीक्षण व जांच करती है तथा दिशा निर्देश देती है ताकि वे दक्षतापूर्वक तथा मितव्ययी ढंग से कार्य करें। साथ ही सरकार व उनमें अनावश्यक हस्तक्षेप भी न हो। सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, ठीक है। उसके बाद देखिए विशेष समिति का क्या उद्देश्य है, ये क्या कार्य होता है विशेष समिति का। तो सदन के कार्य संचालन में सहायता करने के लिए उपयुक्त विधायी और वित्तीय समितियों के अतिरिक्त कुछ अन्य समितियां भी हैं। सदन में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों की जांच करने के लिए आश्वासन समिति है। सदन में उठाए गए विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामलों में जांच करने हेतु विशेषाधिकार समिति है। जबकि विधानसभा में प्रस्तुत याचिकाओं का परीक्षण याचिका समिति करती है। सदस्यों के आवास और भोजन आदि संबंधित सुविधाओं की देखरेख आवास समिति द्वारा की जाती है, ठीक है। अब देखिए सदन के समक्ष प्रस्तुत कार्यों हेतु समय का आवंटन नियमन परामर्शदात्री समिति करती है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश में एक विशेष व्यवस्था यह भी है कि संसदीय देखिए यह भी है, उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था यह भी है कि संसदीय मामलों का अध्ययन करने तथा अपने सुझाव देने के लिए एक संसदीय अध्ययन समिति का भी गठन किया गया है। अनुसूचित जातियों या जनजातियों तथा विमुक्त जनजातियों के कल्याण से संबंधित कार्यों की देखरेख हेतु एक अलग समिति है जो मंत्रियों को परामर्श देती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, विधान परिषद। अभी तक आपने विधानसभा के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब विधान परिषद के बारे में जानेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जैसे राज्यसभा होती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने अथवा नामित किए जाते हैं और हर दूसरे साल में 1/6 सदस्य रिटायर अर्थात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनमें 108 सदस्य हैं जिनमें से 12 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं तथा विधानसभा तथा स्थानीय निकायों में से प्रत्येक द्वारा 39 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जबकि 9 सदस्य शिक्षकों और 9 सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के पीठासीन अधिकारियों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कहा जाता है। इसका चुनाव किया जाता है और ये विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की भांति पीठासीन होते हैं। दोनों सदनों और समितियों के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियां वैसी ही होती हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के पास प्राप्त हैं या सदस्यों को हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विधायिका के दोनों सदनों के अपने अपने अलग अलग सचिवालय तथा सचिव हैं। दोनों ही सचिवालय राज्य सरकार के सचिवालय से मुक्त हैं। उन्हें ही संसदीय कार्यों, लेखा तथा, ठीक है, समिति संबंधी कार्यों की देखरेख करने हेतु अनुभागों में बांटा गया है। विधायिका के सदस्यों के लिए पुस्तकालय भी है जिसे देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय का होने का गौरव प्राप्त है। उसके बाद देखिए विपक्ष का नेता कौन क्या होता है, आपको इतना भी ज्ञान होना चाहिए। तो विपक्ष का नेता, तो देखिए लोकतंत्रीय प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण अग्रणी योगदान यह है कि इसने एक अधिनियम द्वारा विपक्ष का नेता पद की व्यवस्था की है। नई व्यवस्था के अधीन उसे मंत्री पद के बराबर दर्जा, वेतन, भत्ते, आवासीय एवं अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। अधिनियम के अनुसार कोरम की संख्या के कोरम सदस्य वाले मान्यता प्राप्त विपक्ष के सबसे बड़े अकेले दल का नेता विपक्ष का नेता माना जाता है, जिससे यदि सरकार बहुमत में हो तो अगर यदि कोई गलत कदम उठाए तो कम से कम विपक्ष का नेता उस पर ऑब्जेक्शन तो कर सकता है। तो कार्यपालिका मंत्रिपरिषद की सहायता करने और उसे परामर्श देने के लिए लखनऊ में एक अलग सरकारी सचिवालय है जिसके प्रधान मुख्य सचिव होते हैं। अन्य प्रमुख सचिव तथा सचिव अपने अपने संबंधित विभागों के मुखिया के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी सहायतार्थ विशेष या सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अवर सचिव एवं अन्य अधिकारी नियुक्त होते हैं। विभागीय कार्यों का निर्धारण या निस्तारण मुख्यतः मंत्री का उत्तरदायित्व होता है, जो कि स्थायी आदेश तथा निर्गत या निर्देश आदेश जो है निर्गत करता है। सचिवालय के अधिकांश विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण विभागों के विभागाध्यक्ष तथा कार्यालय अध्यक्ष होते हैं, जो कि शासन के कार्यपालिका अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। सभी सरकारी आदेश राज्यपाल की ओर से निर्गत किए जाते हैं, किंतु उन पर हस्ताक्षर सचिव अथवा उसके अधीनस्थ अनुसचिव पद तक किसी निचले अधिकारी द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सरकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरकार का काम देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा में किया जाता है। प्रमुख सचिवों, संयुक्त सचिवों और उप सचिवों की केंद्र जो है नियुक्ति कौन करता है, केंद्र अथवा राज्य प्रशासनिक सेवाओं से की जाती है।
अधिकांशतः अनुसचिव और कुछ उप सचिव, संयुक्त तथा विशेष सचिव भी स्थायी सचिवालय सेवा के अधिकारियों में से नियुक्त किए जाते हैं। न्यायिक और विधायी विभागों के अधिकारी न्यायिक सेवाओं के लिए जाने जाते हैं या न्यायिक सेवाओं के लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और नियुक्त इम्पोर्टेंट मंडलीय प्रशासन के बारे में जान लीजिए। सचिवालय और विभागाध्यक्षों के बाद एक महत्वपूर्ण स्थान अथवा पद मंडलीय आयुक्त होता है। ठीक है, वह अपने मंडल से संबंधित कानून व्यवस्था, प्रशासन और अन्य मामलों के लिए पूर्णतः उत्तरदायित्व होता है। उसे जिला अधिकारियों, स्थानीय निकायों, नियोजन और विकास संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करना होता है अर्थात निरीक्षण करना होता है। ठीक है, इस समय राज्य में 70 मंडलीय आयुक्त कार्यरत हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जिला प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जिला प्रशासन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक मंडल में कुछ जिले होते हैं। प्रत्येक जिले एक जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणी का या नियंत्रणाधीन होता है। वह अपने जिले की कानूनी व्यवस्था के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है और उससे प्रशासन, पुलिस और राजस्व संबंधी व्यापार अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वह नियोजन, विकास और भूमि सुधार संबंधी कार्य भी देखता है। प्रशासनिक सुविधा, राजस्व वसूली, विकासात्मक कार्यों की दृष्टि से जिले के आगे चलकर तहसीलों, विकास खंडों और ग्रामों में विभक्त किया गया है या विभक्त किया गया है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में जान लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक मंडल में कुछ जिले हैं। ठीक है, प्रत्येक जिला एक जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होता है। वह अपने जिले की कानूनी व्यवस्था के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है और उसे प्रशासन, पुलिस और राजस्व संबंधी व्यापार या व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वह नियोजन, विकास, भूमि सुधार संबंधी कार्य भी देखता है। प्रशासनिक सुविधा, राजस्व वसूली, विकासात्मक कार्यों की दृष्टि से जिले को आगे चलकर तहसीलों, ठीक है, और विकास खंडों और ग्रामों में विभक्त किया गया है। क्योंकि आगे देखते हैं दीवानी, आप सभी ने सुना होगा, प्रत्येक जिले में होती है। दीवानी और फौजदारी मामलों में या के संबंध में उच्च न्यायालय राज्य में सबसे ऊंचा न्यायालय होता है। संविधान के अनुच्छेद 277 में यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय को अन्य सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर निगरानी रखने का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालयों के अभिलेख अर्थात कार्य और प्रक्रिया साक्षी या स्थायी साक्ष्य का दर्जा रखते हैं। उन्हें किसी निचली अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभिलेख न्यायपालिका के रूप में इसे अपनी अवमानना करके दोषी पाए गए व्यक्तियों को दंडित करने का भी अधिकार प्राप्त है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर की जाती है। अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो तथा उसके उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम किया हो या उतनी ही अवधि के लिए किसी भी न्यायिक सेवा में पदाधिकारी रहा हो, ठीक है, यह पदाधिकारी होता है। उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा स्थापित मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा हेतु किसी भी व्यक्ति या अथवा अधिकारी को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद देखिए अधीनस्थ न्यायिक सेवा क्या होती है। तो अधीनस्थ न्यायिक सेवा को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा। छोटे मुकदमों मामलों में से संबंधित जजों सहित मुंसिफ और सिविल जज होते हैं, जबकि दूसरी सेवा में शामिल और सेशन जज जैसे जिन्हें अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कहा जाता है शामिल है। जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायिक सेवा का नियंत्रण जिला जज के हाथ में होता है। कुछ एक मामलों में जिला जज का कार्यक्षेत्र 1 से अधिक राजस्व जिलों तक होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, दीवानी मामलों में मुंसिफ की अदालत सबसे निचली अदालत होती है। इससे ऊपर के न्यायालय को सिविल जज का न्यायालय कहा जाता है। जिला स्तर पर जिला जज की अदालत सबसे ऊंची अदालत होती है। फौजदारी के मामलों में मुंसिफ को न्यायिक दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होते हैं। दिनांक 2 अक्टूबर 1967 के बाद न्यायिक दंडाधिकारियों जो कि तब तक सरकार के अधीन थे को उच्च न्यायालय के अधीन ला दिया गया है। इस प्रकार अब राजस्व संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल अलग हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए राजस्व के मामले में सहायक कलेक्टर तथा उनके ऊपर अतिरिक्त कलेक्टर और कलेक्टर होते हैं, जिनका अपीलों की सुनवाई करने का कार्यक्षेत्र है और इनसे और ऊपर अपीलीय कार्यक्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करने वाले अधिकारी मंडलीय आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त हैं। राजस्व के मामलों में राजस्व परिषद की या राजस्व परिषद ही सबसे ऊंचा न्यायालय है। उसके बाद न्याय पंचायतों के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अधीन न्याय पंचायतों का गठन किया गया है। दीवानी के मामलों में ये 500 रुपये तक के विशिष्ट मामलों पर सुनवाई कर सकती है। छोटे मोटे फौजदारी के मामलों में आईपीसी तथा अन्य मामलों कानूनों के तहत 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है, किंतु उन्हें कारावास का दंड देने का अधिकार नहीं है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश
सेवा का न्यायाधिकरण के बारे में जान लेते हैं। तो यूपी आप सभी जानते हो, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना सरकारी कर्मचारियों को शीघ्र और कम खर्चे पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से 1976 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद देखिए लोक आयुक्त, आप सभी नाम सुनते होंगे, तो लोक आयुक्त के बारे में जान लीजिए। लोक आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है जो सामान्यतः उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जो है न्यायाधीश होता है। सरकार के मंत्रियों, विधायकों, सभी प्रकार की सरकारी या सरकारों, स्थानीय निकायों के अधिसूचित प्राधिकारियों, निगमों को सरकारी अधिकारियों अथवा या आदि सहित राज्य के किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संशोधन अधिनियम वर्ष 1989 में पारित किया गया था, जिसके माध्यम से इस प्राधिकारी को ऐसे मामलों की जांच करने का अधिकार दिया गया है जिनमें नियुक्ति के मामले, ठीक है, या नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों हेतु आरक्षित कोटे का उल्लंघन किया गया हो। ठीक है, लोक आयुक्त विशेष रूप से उन लोगों की सहायता के लिए है जो समाज के कमजोर वर्ग से हैं, जो न्यायालय नहीं जाना चाहते अथवा धन की कमी से वकील तो नहीं कर सकते किंतु धैर्यपूर्वक कुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। और लोक आयुक्त का उद्देश्य गरीबी पीड़ित लोगों की सहायता करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है। देश में ग्राम पंचायतें अनादिकाल से किसी न किसी रूप में विद्यमान रही हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा अग्रणी राज्य है जिसने इस प्रकार की संस्थाओं को स्थापना बहुत पहले 1947 में पंचायती राज अधिनियम 1947 बनाकर कर दी थी, किंतु वास्तव में ऐतिहासिक परिवर्तन तो भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन से हुआ, जिनके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा जो है सब बनाते हुए उन्हें प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। संविधान के इन संशोधनों द्वारा स्थानीय स्तर पर सरकार के तीसरे स्तर के संस्थानीकरण का जो है वायदा किया गया है। संस्थानीकरण का वायदा किया गया है। अब देखिए संविधान के 73वें संशोधन भाग 9 के आदेशात्मक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकेंद्रीकरण की दिशा में निम्नलिखित कार्य किए हैं। तो उसके बारे में कौन कौन से कार्य किए हैं तो जान लेते हैं। राज्य चुनाव आयोग तथा राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा महिलाओं के लिए क्या किया है तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। आरक्षण का प्रावधान किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया है। यदि कोई पंचायत अपने कार्यकाल से पूर्व भंग हो जाए तो नए चुनाव 6 महीने के अंदर होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 स्तरीय पंचायती संस्थानों अर्थात ग्राम या विकासखंड और जिला स्तर की पंचायतें, ब्लॉक स्तर अथवा मध्यवर्ती स्तर जिनका प्रथम चुनाव निर्वाचन 1995 में, इसके बाद 2000 में हुआ था। पंचायती राज संस्थानों में 52,028 ग्राम पंचायत ग्राम स्तर की और 813 क्षेत्र पंचायत ब्लॉक अथवा मध्यवर्ती स्तर की, 70 जिला पंचायतें जिला स्तर सम्मिलित हैं। उसके बाद देखिए मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के अध्यक्ष का परोक्ष चुनाव जहां तक संविधान में 73वें संविधान संशोधन ऐच्छिक प्रावधानों राज्य सरकार के स्वनिर्णय के आधार पर का प्रश्न है। भाग 9 के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। कौन कौन से तो देखिए नंबर 1, कर्मियों या कार्यों का धन का स्थानांतरण, ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। ग्राम स्तर पर पंचायत के सरपंच के चुनाव का तरीका इसमें सुझाया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है। करों, शुल्कों, चुंगी, फीस आदि संबंधित निर्णय करने का अधिकार पंचायतों को दिया जाना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, पंचायतों के बही खाते रखने तथा उनकी लेखा परीक्षा कराने का संबंधी प्रावधान इसमें किया गया है। पंचायतों के चुनाव करवाने और उन्हें वित्तीय अधिकार सौंपने, धन कार्यों के निस्तारण हेतु ग्राम सभाओं और समितियों के सशक्तिकरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 9 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अधिकांतरण किस्म की व्यवस्था करने की मंशा व्यक्त की गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, विकेंद्रीकरण की भावना पंचायतों के सम्यक संचालन को ध्यान में रखते हुए पंचायत के प्रत्येक स्तर पर 6 समितियां अर्थात नियोजन और विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति तथा जल प्रबंधन समिति गठित की गई है ताकि वे अपने विशिष्ट कार्य कर सकें। प्रत्येक समिति में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं का एक प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। समिति के सदस्यों का नामांकन पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों या चुने हुए सदस्यों में से किया जाएगा। उसके बाद देखिए उपरोक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत के प्रत्येक स्तर पर विकास योजनाएं बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने हेतु नियोजन विकास समितियों का गठन करने से पंचायत के प्रत्येक स्तर सहभागी नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जिससे विकास तथा सामाजिक न्याय के बहुप्रतीक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में दूरगामी परिणाम प्राप्त होते हैं या होंगे। पंचायत के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है जिससे कि वे अपने कर्तव्यों को समझ सकें और उनका नियमानुसार निस्तारण कर सकें। उनसे संबंधित अभिलेखों का समुचित रखरखाव
कर सकें। उसके बाद देखिए नगर स्थानीय निकाय किस में आता है, तो 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम या संशोधन अधिनियम 1994 के नाम से जाने जाने वाले अधिकार बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नतम स्तर तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्रारंभ की है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में जान लीजिए। यूपी में आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 और यूपी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1916 को एक नए नाम दिए गए हैं, यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916। यूपी टाउन एरिया एक्ट 1914 को निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नगरीय स्थानीय निकायों 628 की 3 श्रेणियां गठित की गई हैं। नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका परिषद है, म्यूनिसिपल वार्ड्स, नगर पंचायतें, टाउन पंचायतें, ठीक है। उसके बाद टाउन पंचायत्स। उसके बाद देखिए कार्य क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ किया गया, घरेलू औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यों के लिए, जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ भी आप जान लीजिए, नगर पालिका कितनी है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये चीज़ें, ठीक है। आप अभी अप टू डेट नेट पर भी जाकर के सर्च कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, ठीक है, जच्चा बच्चा केंद्र, पूर्व बालिका कल्याण तथा जन्म नियंत्रण चिकित्सालय क्लिनिक की स्थापना एवं सहायता, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण व लघु कल्याण को बढ़ावा देना, ये किसका उद्देश्य है, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, नगर स्थानीय निकाय, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन में। अब उसके बाद फिर से देखते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, चर्म शोधनशालाओं का नियमन करना या नियमन करना, पार्किंग स्थलों, बस स्टॉपों तथा जन सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव। उसके बाद नगरीय वानिकी और प्राकृतिक संतुलन को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण की सुरक्षा करना। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखिए, विकलांगों तथा मंदबुद्धि लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना। उसके बाद सांस्कृतिक, शैक्षिक, सौंदर्यात्मक पशुओं को बढ़ावा देना, पालतू पशुओं हेतु तालाबों का निर्माण और रखरखाव तथा पशुओं पर अत्याचार रोकना या अत्याचार न करना। उसके बाद देखिए मलिन या तंग बस्तियों का सुधार तथा उत्थान करना। उसके बाद देखिए नगरीय गरीबी उन्मूलन एवं बाग, सार्वजनिक पार्क और खेल के मैदान आदि की सुविधाएं विकसित करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, उपनियमन बनाने संबंधी अधिकारों का हस्तांतरण इसमें किया गया है। अब देखिए नगर पालिका और नगर परिषद हेतु नियम बनाने के जो अधिकार पहले राज्य सरकार के पास थे, अब उन्हें मंडलीय आयुक्तों को सौंप दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखिए, शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए हैं, जो इस प्रकार है। नगरीय स्थानीय प्राधिकारी निकाय, ठीक है, वित्तीय शक्तियाँ 74वें संविधान संशोधन के पूर्व 74वें संविधान संशोधन के बाद, ठीक है। अब नगर निगम आयुक्त के बारे में जान लीजिए, ठीक है। नगर निगम, नगर आयुक्त स्थानीय प्राधिकारी होता है, नगर निगम का नगर आयुक्त होता है, जिसकी वित्तीय शक्ति 10,000 रुपये तक, यानी कि 10 आप देख सकते हो, ठीक है, एक आप इसमें 10,000 रुपये तक, और इसके बाद संशोधन के बाद 1 लाख तक। नगर पालिका अध्यक्ष परिषद जो है, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, स्थानीय प्राधिकारी अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसका वित्तीय शक्तियाँ 74वें संविधान संशोधन से पूर्व 10,000 रुपये तक थी और 74वें संविधान संशोधन के बाद 50,000 रुपये तक हैं, जैसा कि आप सभी इसमें देख पा रहे हो, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए राज्य के राजस्व का हस्तांतरण बहुत बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले करों में से 7% कर हस्तांतरण कर दिए गए हैं। नगरीय स्थानीय निकायों का संबंध इस प्रकार है, नगर निगम 3.21%, नगर पालिका परिषद 3.12% और नगर पंचायतें 0.76%। अधिनियम में देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, अधिनियम में उल्लेखित सभी प्रकार के करों को 23 सितंबर 1998 को लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप प्रारंभ में 12 नगर निगमों में स्व कर निर्धारण प्रणाली लागू की गई है, अर्थात यहाँ पर 17 निगम हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखिए, जिले की विकास योजनाओं की संरचना हेतु जिला नियोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखिए, नियोजन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण क्या होता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अनिवार्य और स्वैच्छिक दोनों ही प्रकार की अपेक्षाएं राज्य सरकार द्वारा लागू करने के लिए जो प्रयुक्त पहल या उपाय किए गए हैं, उनमें से न केवल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बल मिला है, अपितु विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित हुई है। उसके बाद देखिए, क्योंकि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और तीनों स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तरों पर योजना संरचना उसके कार्यान्वयन में उनकी सहभागिता तय की गई है, वे प्रत्येक वर्ष अपने अपने क्षेत्रों की विकास योजनाएं बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखते हैं। आपने अभी तक आप सभी ने यहाँ तक इतना अच्छे से पढ़ा है, इस वीडियो को
इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करिए। तो आपने अभी तक पार्ट 2 में कितना पढ़ा, ठीक है, पार्ट 2 में आपने पढ़ा उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास तक आपने कंप्लीट पढ़ा, अर्थात मध्यकालीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास को आपने कंप्लीट किया है। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था भी आपने पार्ट 2 में कंप्लीट की है और पार्ट 3 में हम कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश का भूगोल एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। तो इस वीडियो को पार्ट 2 को सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को इसकी जानकारी मिल सके। और पार्ट 3 में हम आपके लिए लेकर के आएंगे उत्तर प्रदेश का भूगोल एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा और आप शायद बोर होने लग जाएंगे, इसलिए इसको इतना ही रखते हैं और इसके बाद पार्ट 3 में इसको लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ग्रुप की लिंक आपको नीचे दी हुई है, जो कि नोट्स आपको चाहिए, किसी भी प्रकार के नोट्स आपको चाहिए तो आप ग्रुप में जाकर के अप टू डेट आपको 10 AM डेली मिल जाते हैं। तो नोट्स प्राप्त करने के लिए PDF फॉर्मेट में आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दी हुई है। यदि आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपके डाउट को 101% क्लियर किया जाएगा, चाहे इस वीडियो में चाहे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए डाउट 100% हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप अपनी बात हमसे रख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। इतनी आप सभी से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो वीडियो देखने के लिए